तो यहाँ पर आपको ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट तीसरा होगा। पार्ट तीसरा के अंतर्गत आपको अध्याय 1 जो ब्रह्मांड है उसका यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से इंटरनेशनल डेट लाइन से। यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपको कहा है कोई भी स्थान जो देखिए कोई भी स्थान जो ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम में स्थित है उसका समय ग्रीनविच लंदन के समय से 12 घंटे पीछे होगा, 12 घंटे पीछे। और कोई स्थान जो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में है उसका समय 12 घंटे आगे होगा। जिससे कोई मुसाफिर पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पार करता है तो उसको एक दिन छोड़ देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई मुसाफिर पश्चिमी गोलार्ध से पूर्व गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसको एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय से टाइम जोन को फिगर 1.10 में दर्शाया गया है। अब यहाँ की इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है फिगर 1.10 में स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड का आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखिए कि आपको समकक्ष सार्वभौम समय देखिए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम देखिए आप 1928 में ग्रीनविच लंदन समय को समकक्ष सार्वभौम समय कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से बदल दिया गया है। वर्तमान में सभी देशों में सरकारी कामकाज के यूटीसी समय का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीसी समय को पेरिस फ्रांस के प्रसारण समय से निर्धारित किया जाता है। देखिए आप निर्धारित किया यूटीसी जो आपको यूटीसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। प्रत्येक समय क्षेत्र टाइम जोन के मध्य भाग के दोनों और 7.5 डिग्री का अंतर होता है। यदा कदा कुछ देशों में समय क्षेत्रों में संशोधन करके सीमाओं में परिवर्तन किया गया है ताकि स्थानिक समय की जटिलता को दूर किया जा सके। देखिए चीन के समय क्षेत्र टाइम जोन ऑफ चाइना। अब के दिन का प्रकाश बचाने का समय देखिए डे लाइट सेविंग टाइम। देखिए विश्व के कुछ देशों में बसंत ऋतु आते ही अप्रैल के पहले रविवार को समय को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और अक्टूबर के आखिरी रविवार को घड़ियों के घंटा पीछे कर दिया जाता है। घड़ियों 1 घंटा पीछे कर देता है ताकि सूर्य प्रकाश से लाभ उठाकर बिजली के उपभोग में बचत की जा सके। इस प्रकार से घड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। समय को इस प्रकार प्रकाश समंजन करने का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब देखिए दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल तथा लघुवृत्त स्मॉल सर्किल। देखिए अक्षांश तथा दिशांतरों के निर्धारण में दीर्घवृत्त एवं लघुवृत्त की बड़ी भूमिका है। दीर्घवृत्त ग्रेट सर्किल सर्किल यहाँ पर इमेज आपको दिया गया कि ग्रेट सर्किल का यहाँ पर इमेज दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेट सर्किल देखिए देखिए आपको अक्षांश देशांतरों के निर्धारण में दीर्घवृत्त एवं लघुवृत्त की बड़ी भूमिका है। दीर्घवृत्त ग्रेट सर्किल ऐसे वृत्त को कहते हैं जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप हो। देखिए इनकी संख्या आपको अनंत इन्फिनाइट हो सकती है। एक दीर्घवृत्त देखिए यहाँ पर क्या एक दीर्घवृत्त में प्रत्येक देशांतर रेखा दीर्घवृत्त की आधी होती है। एक चपटे कागज पर बने मानचित्र पर हवाई जहाजों के मार्ग सीधी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। दीर्घवृत्त ग्रेट सर्किल को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा ध्रुव की ओर घटती चली जाती है, जिस कारण से लघुवृत्त बनाती है। इन लघुवृत्तों का केंद्र पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप नहीं होता। फिगर 1.11 उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध देखिए द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए क्या पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतरों के साथ 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार के विभाजन से पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया जा सकता है। 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए थलीय गोलार्ध की बात करते हैं, लैंड हेमिस्फीयर की बात करते हैं कि थलीय गोलार्ध लैंड हेमिस्फीयर की बात करते हैं, लैंड हेमिस्फीयर एवं जल गोलार्ध वाटर हेमिस्फीयर। देखिए थल तथा जल के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जा सकता है। विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में थलीय का भाग अधिक है, इसलिए इसको थलीय गोलार्ध कहते हैं।
इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जल का क्षेत्रफल अधिक, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल का गोलार्ध कहते हैं। देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस बोलते हैं। इस सिस्टम का आपको आविष्कार 1970 में स्वच्छता सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। इसमें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मानव द्वारा छोड़े गए 2434 उपग्रहों की सहायता से किसी स्थान का अक्षांश देशांतर का निर्धारण किया गया। देशांतर निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा किसी स्थान का निर्धारण सेंटीमीटर की सुत्ता तक किया जा सकता है। इस विधि में पॉकेट रेडियो का आकार का एक संयंत्र इस विधि में पॉकेट रेडियो के आकार का एक यंत्र होता है, जिसमें तीन कृत्रिम उपग्रहों की सहायता शुद्ध रूप से अक्षांश देशांतर को निर्धारित कर लिया जाता है। आज के इस यंत्र के उपयोग को जहाज रानी, भूमि संरक्षण, राजमार्गों, खनन, संसाधनों के मानचित्र तैयार करने तथा पर्यावरण से संबंधित परियोजना तैयार करने में होता है। भूगोल में इस विधि का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से मानचित्र बनाने तथा स्थानों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। जीपीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कोई भी विश्व में कहीं की भी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए जीपीएस 3 खंडों में विन्यासित है। ये 3 खंड आपको पता है। अंतरिक्ष खंड, जिसको बोलते हैं जीपीएस उपग्रह, देखिए लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति एक कक्षा में 4 जीपीएस उपग्रह की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 कक्षाओं पर की गई 6 कक्षाओं पर कई जीपीएस उपग्रह कार्यरत है और 12 घंटे के अंतराल पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अब के नियंत्रण खंड, देखिए जिसको भू नियंत्रण केंद्र बोलते हैं। भू नियंत्रण केंद्र बोलते हैं। क्या ग्राउंड नियंत्रण केंद्र उपग्रह कक्षा की निगरानी, ग्राउंड नियंत्रण केंद्र उपग्रह की कक्षा की निगरानी, नियंत्रण और रखरखाव की भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा से जीपीएस के साथ साथ उपग्रहों का विचरण सहिष्णुता स्तर के भीतर है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कंट्रोल सेगमेंट, यहाँ पर इमेज आपको दिया और फिर आपको यूजर सेगमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर है, देखिए इस तरह से आपको पहला अध्याय जो तो पूरी तरह से फिनिश होता है। देखिए दूसरा अध्याय जो आपको यहाँ पर है, अध्याय देखिए भू आकृति विज्ञान, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के 4 मंडल को पढ़ेंगे, अर्थ 4 एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे और चट्टानें रॉक्स पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका देखिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे और महाद्वीपीय भू आकृतियां कॉन्टिनेंटल रीफ पढ़ेंगे, ज्वालामुखी वोल्केनोज पढ़ेंगे, भूकंप अर्थक्वेक और अनाच्छादन मतलब डेन्यूडेशन पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी के 4 मंडल, अर्थ से 4 एस्पेक्ट, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर 4 मंडल पाए जाते हैं। इस देखिए चित्र फिगर 2.1 में देखिए आपके परीक्षण से ज्ञात होता है कि वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल जहाँ परस्पर व्यापी होते हैं, वहाँ जीव मंडल अर्थात जीवन पाया जाता है। वास्तव में ये चारों मंडल एक दूसरे पर आधारित तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए वायुमंडल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण एनवेलोप को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही हुई है। वायुमंडल के निचले भाग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प का ऐसा मिश्रण है जिसमें जीवन संभव है। अब के यहाँ पर जलमंडल हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी धरातल पर पाया जाने वाला जल 2 प्रकार का होता है। पहला देखिए आपको लवण युक्त, देखिए आपको यहाँ पर लवण युक्त सागरों का जल, दूसरा आपको ताज़ा पानी फ्रेश वाटर यहाँ पर देखिए फुल स्पीड ऑफ द देखिए यहाँ पर क्या हमारे सौरमंडल में केवल देखिए हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी पाया जाता है, देखिए अस्था मंडल लिथोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी पटल को अस्था मंडल कहते हैं। हमारा भूपटल लिथोस्फीयर पृथ्वी के आंतरिक भागों की तुलना में काफ़ी भंजनशील है। इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ ऐसे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। फिर क्या आपको जीव मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल मिलते हैं, वहाँ जीव मंडल पाया जाता है। जीव मंडल को पारिस्थितिकी मंडल या इकोस्फीयर भी कहते हैं। सागर स्तर से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीव मंडल पाया जाता है। जीव मंडल का सभी अन्य मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी पर 6 अरब से अधिक मानव जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जीव जंतु की प्रजातियाँ, स्पीशीज 3,55,000
प्रकार वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए भू आकृति विज्ञान जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान में भू आकृति उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण था, उनके प्रादेशिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी शब्दावली का सबसे बड़ा प्रयोग आपको समझता है J.W. पोवर अर्थात डब्ल्यू जे ने क्या था। उनके अनुसार भू आकृति विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी की भू आकृतियों के परीक्षण के आधार पर भूपटल का इतिहास संकेत करना। आज के युग के भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञों इस विषय में अपक्षय विथरिंग तथा अपरदन की प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। भू आकृति विज्ञान को मानवीय भू आकृति विज्ञान एंथ्रोपोजियोमोर्फोलॉजी तथा प्रायोगिक भू आकृति विज्ञान अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में विभाजित किया जाता है। अब ध्यान देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए द इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक भारी विवाद का विषय रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसी कारण बहुत समय तक तापमान, दाब, प्रेशर तथा पृथ्वी के घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए भूकंपीय लहरें तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए पृथ्वी की विभिन्न परतों भूकंपीय लहरों के व्यवहार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीयता सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसी भूकंप के आने पर भूकंप के फोकस से विभिन्न प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है। इन भूकंपीय लहरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि आपको प्राथमिक लहरें प्राइमरी वेव्स आपको यहाँ पर है, दूसरा आपको द्वितीयक लहरें सेकेंडरी वेव्स तथा तीसरा आपको ऊपरी परत की लहरें जिसको सरफेस वेव्स कहते हैं। पहला आपको देखिए प्राथमिक लहरें आपको यहाँ देखिए प्राइमरी वेव्स देखिए प्राथमिक लहरों को अनुदैर्घ्य लहरें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अथवा संपृक्त लहरें कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इस प्रकार की लहरों में कण प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं। इनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। प्राथमिक लहरें ठोस आपको ठोस तरल अर्थात सभी माध्यमों से गुजर जाती है। जिस स्थान की चट्टानों की कठोरता जितनी अधिक होती है उनकी गति उतनी ही अधिक होती है। तरल पदार्थ में इनकी गति कम हो जाती है। इन लहरों की तुलना ध्वनि लहरों से की जाती है। देखिए द्वितीयक लहरें जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। द्वितीयक लहरों को आपको अनुप्रस्थ अथवा आड़ी ट्रांसवर्स लहरें भी कहते हैं। इन लहरों की तुलना प्रकाश की लहरों से की जाती है। द्वितीयक लहरें तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती। ये लहरें पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थापित सभी भूकंपीय यंत्रों पर रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये लहरें फोकस 103 डिग्री कोण पर 103 डिग्री कोण पर बाहर आती है तथा इस कोण के पश्चात एक छाया क्षेत्र बन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की लगभग आधी गहराई पर एक तरल परत है। पृथ्वी की आधी गहराई पर एक तरल परत है जिनमें द्वितीयक लहरें प्रवेश नहीं कर पाती अर्थात वे पृथ्वी के मध्य से भी नहीं गुजर पाती। देखिए अब आपको है कि धात्विक तरंग आपको इसमें देखिए फिर से इसको देखिए इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी की लगभग आधी गहराई पर एक तरफ परत है जिसमें द्वितीयक लहरें प्रवेश नहीं कर पाते अर्थात वे पृथ्वी के मध्य से भी नहीं गुजर पाते। अधिक धात्विक तरंग जिसको सरफेस वेव्स बोलते हैं। इन तरंगों को लंबी तरंगे भी कहते हैं। धात्विक तरंगे कम आवृत्ति वाली दीर्घ तरंग दैर्घ्य की मानी जाती है। इनका निरूपित कंपन अधिक केंद्र के निकट विकसित होता है। धीमी गति का कारण ये तरंगे भूकंप मापक सिस्मोग्राफ पर सबसे अंत में रिकॉर्ड की जाती है। पृथ्वी की धातु पर अधिकतर जान एवं मार्ग का अनुसार इन्हीं लहरों के द्वारा होता है। अब की भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए। भूकंपीय लहरों के पृथ्वी के अंदरूनी भाग में व्यवहार से पता चलता है कि पृथ्वी में निम्न परतें हैं। पहले आपको आंतरिक ठोस भाग सॉलिड इनर कोर होता है। दूसरा आपको देखिए बाह्य तरल कोर लिक्विड आउटर कोर होता है। फिर देखो तीसरा आपको मेंटल चौथा आपको कठोर भूपटल रिजिड लिथोस्फीयर होता है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी होती तो भूकंपीय लहरें इसमें समान गति से चलती है। परंतु इन लहरों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि भूकंपीय लहरें दूर स्थित स्थानों पर तुलनात्मक रूप से शीघ्र रिकॉर्ड की जाती है। द्वितीयक लहरें 103 डिग्री के पश्चात के क्षेत्र में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इस बात से सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक ही प्रकार का नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है और इन परतों का घनत्व अलग अलग है और इसी कारण भूकंप की लहरें वक्राकार चलती है। अब की भूकंपीय असमता सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी देखिए यहाँ पर
पृथ्वी के आंतरिक भाग पर देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो असमानताएं डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है। पहली असमानता भूपटल तथा भूपटल तथा पहली असमानता को भूपटल तथा मेंटल को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस सीमा को मोह असमानता मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दूसरी सीमा आपको मेंटल तथा कोर को अलग करती है। इस सीमा को गुटेनबर्न असमानता कहते हैं। यह असमानता पृथ्वी में 2900 किलोमीटर गहराई पर है। फिगर 2.3 आप देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को रासायनिक विशेषताओं के आधार पर पहला भूपटल क्रस्ट, दूसरा आपको आवरण मेंटल और तीसरा आपको केंद्रीय भाग कोर के रूप में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भौतिक विशेषताओं के आधार पर पहला को स्थल मंडल लिथोस्फीयर, दूसरा दुर्बलता मंडल एस देखिए एस एस्थेनोस्फीयर गोवा मध्य मंडल मेसोस्फीयर, गोवा वायुमंडल आउटर आउटर कोर तथा आंतरिक केंद्र इनर कोर में विभाजित किया जाता है। देखिए भूपटल क्रस्ट देखिए, यहाँ पृथ्वी की बाहरी परत को भूपटल तथा भूपटल क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व आपको 2.8 था, निचली क्रस्ट का 3 है। पृथ्वी का क्रस्ट कुल आयतन का 1%, हाँ, आयतन का देखिए, कुल आयतन का 1% है। अब इसकी नीचे की सीमा कुल आयतन का 1%, कुल आयतन का आपको 1% है। फिर आपको यहाँ पर 1% है। फिगर 2.4 का देखिए, 2.4 2.5 देखिए, इसके नीचे की सीमा मोह असमानता। अब के मेंटल देखिए, आपको MENTLE देखिए, भूपटल में कोर के बीच की परत को मेंटल कहते हैं। इसका घनत्व आपको 3.3 से लेकर 5.7 तक और इसकी नीचे गहराई 2900 किलोमीटर है। कोर देखिए, कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 371 किलोमीटर तक है। कोर मुख्यतः निकेल तथा आयरन अर्थात नाइफ का बना हुआ था। इसका तापमान आपको लगभग 2700 डिग्री C है। कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस है। अब चट्टानी रॉक्स देखिए, यहाँ पर कई 2 या 2 से अधिक खनिजों के समूह एग्रीगेट को चट्टान रॉक कहते हैं। अधिकांश चट्टान फेल्सपार, अब्रक, बिलोर, क्वार्ट्ज, ओलिवाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी, क्रेता, जिप्सम की बनी हुई है। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि पहला आपको देखिए आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दूसरा आपको प्रदर चट्टान जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते था। तीसरा आपको यहाँ पर कायांतित चट्टान जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। इन चट्टानों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। पहले आपको आग्नेय चट्टान आपको यहाँ पे देखिए इग्नियस रॉक देखिए, यहाँ पर क्या भूपटल पर देखिए, भूपटल पर लावा ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है उनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को संरचना के आधार पर विभाजित किया जाता है। मुख्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट, गेब्रो, एंडेसाइट, डायोराइट, रियोराइट अथवा ग्रेनाइट सम्मिलित है। आग्नेय चट्टानों को अंतर्निर्मित इंट्रूसिव एवं बाय निर्मित एक्सट्रूसिव वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फिर आपको अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान देखिए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स देखिए आता है। जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धातक ऊपर ना पहुंचकर धातक अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तो उसको अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा जब देखिए यहाँ पर क्या है, जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धातक ऊपर ना पहुंचकर धातक अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो उसको अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। बैथोलिथ देखिए, यहाँ पर बैथोलिथ देखिए, बैथोलिथ एक विस्तृत असमान उभरे हुए आकार की आग्नेय चट्टान होती है। इसकी आकृति प्राय गुंबद के आकार की होती है, जिसके किनारे का ढाल तीव्र होता है। अपरदन कारण उसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु उसका आधार नहीं देखा जा सकता है। अब लेखोलिथ देखिए, यहाँ पर लेखोलिथ मैग्मा द्वारा निर्मित एक अंतर्जात चट्टान है, जो आसपास के अवसादों पर एक मेहराब आर्क के भांति होती है। इसका ऊपरी भाग चपटा होता है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपको देखिए यहाँ पर दिया गया टाइप्स ऑफ रॉक में 3 प्रकार के रॉक्स आपके यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं। एक आपको इग्नियस रॉक्स हो गया जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। दूसरा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, जिसको हम अपसारी चट्टान बोलते हैं। और यहाँ पर चौथा आपको यहाँ तीसरा जो आपको हो गया वो मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहला आपको इग्नियस रॉक होता मतलब आपको आग्नेय चट्टान हो गया, दूसरा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अपसारी चट्टान हो गया, और तीसरा आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब रूपांतरित चट्टान हो गया। अब इग्नियस रॉक को कई भागों में बांटा गया। इग्नियस रॉक को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला आपका इंट्रूसिव है।
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है, फिर आपको दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देखिए लैकोलिथ होता है, लैकोलिथ्स होता है, बैथोलिथ्स होता है, सील होते हैं, पैकोलिथ्स होते हैं, स्टोक्स होते हैं, लोपोलिथ होते हैं और जियोलिथ्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्सट्रूसिव को क्या अब एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स को दो भागों में बांटा गया, पर आपको यहाँ पर क्वाइट है, तो तीसरा आपको एक्सप्लोसिव आपको है। अब के सेडिमेंट्री रॉक्स को तीन भागों में बांटा गया, आर्गीलेकॉस या एक्वासस रॉक्स होता है, फिर आपको एओलियन रॉक्स होते हैं और ग्लेशियर रॉक्स होते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स को कई भागों में बांटा गया, जेनेसिस या नेसिस जिसको बोलते हैं, नाइस बोलते हैं, GNEIS, नाइस रॉक्स बोलते हैं, नाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं या इसको जेनेसिस भी बोलते हैं। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, फिलाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और सीजिट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स और फिर आपको सेट मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सील की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सील है। देखिए यहाँ पे जो आपको सील आपकी बात करते हैं, इसमें जो आपको सील है, देखिए सील एक परत के रूप में आर्य चट्टान का समूह होता है। सील एक परत के रूप में आर्य चट्टान का समूह, देखिए सील एक परत के रूप में आर्य चट्टान का समूह होता है। यह प्राय दो परतदार या प्रवर्ती चट्टानों के बीच में मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। अब देखिए डाइक, देखिए डाइक या DI देखिए डाइक प्राय सील का ही एक लंबवत रूप है, वास्तव में डाइक एक दीवार की भांति होता है। फिर फैकोइड देखिए यहाँ पर क्या PHACOLIT फैकोइड देखिए, फैकोइड आदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों को अपनति, देखिए यहाँ फैकोलिथ देखिए यहाँ क्या फैकोलिथ यहाँ देखिए क्या, यदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति एंटीक्लाइन अतः अभिनति सिनक्लाइन में मैग्मा ठंडा हो जाए तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। स्टॉक की बात करते हैं। मैग्मा द्वारा आपको निर्मित छोटी अंतर्जात चट्टानों जिनका क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर हो उनको स्टॉक कहते हैं। मैग्मा स्टॉक द्वारा निर्मित छोटी अंतर्जात चट्टानों जिनका क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर हो तो उनको स्टॉक कहते हैं। देखिए यहाँ पर जियोलाइट्स की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए जियोलाइट्स की बात आपको यहाँ पर की गई, जियोलाइट को समझिए क्या होता है। देखिए जियोलाइट ये सिलिकेट चट्टान होती है। जियोलाइट एक सिलिकेट चट्टान होती है जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित होकर ठंडा होने से बनती है। अब लोपोलिथ देखिए यहाँ पर, लोपोलिथ देखिए जब मेघमा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ की चट्टानें मैग्मा के धीमा ठंडा होने का साधारणतः मोटे कणों वाली होती है। फिर देखिए दूसरा देखिए बाय आग्नेय चट्टान, देखिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स देखिए जब ऊंचे तापमान वाले अधिक तरल मैग्मा धातु के ऊपर फैलकर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसके द्वारा बाय आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बाय आग्नेय चट्टान निम्न दो प्रकार की होती है। आपको पता देखिए आपको क्या विस्फोटक उद्गार से निर्मित देखिए एक्सप्लोसिव रॉक्स देखिए जब ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक होता है तो बहुत सा लावा चट्टानी टुकड़े राख एवं झावे धातव एकत्रित हो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी चट्टानों को विस्फोटक उद्गार चट्टान कहते हैं। दूसरा आपको देखिए शांत उद्गार से निर्मित देखिए क्वाइट टाइप इग्नियस रॉक्स देखिए जब लावा दरारों से टच में स्प्रिंग्स की भांति उबलता है और फैलकर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसको क्वाइट प्रकार की बाह्य चट्टानें कहते हैं। अब देखिए आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टान की मुख्य विशेषता आपको है पता कि यह पिघले मेघ लावा के ठंडे होने से बनती है। और दूसरा इनमें सामान्यतः परतें नहीं होती। तीसरा इनमें आपको जीवाश्म नहीं होते हैं, मतलब आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते। आग्नेय चट्टान कठोर होती है और इनमें से पानी नहीं छनता। आग्नेय चट्टान रवेदार जिसको ग्रेनुलर होती है और इनमें क्रिस्टल होते हैं। आग्नेय चट्टान क्रिस्टल होते हैं। आग्नेय चट्टान का अपक्षय प्राय भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी होता है। आग्नेय चट्टान में सिलिकेट खनिज होता है और आग्नेय चट्टान अधिकतर धात्विक खनिज लोहा मैंगनीज जस्ता सोना चांदी इन चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में अधिकतर धात्विक खनिज मतलब लोहा जैसे लोहा मैंगनीज जस्ता सोना चांदी पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या ताइका दो पंडित में आपको क्या कि आग्नेय चट्टानों के देखिए आपको आग्नेय चट्टानों के प्रकार देखिए। अब यहाँ पर चट्टानों के प्रकार फिर उदाहरण देखिए आंतरिक आग्नेय सेल देखिए आंतरिक आग्नेय सेल के अंतर्गत देखिए आपको उदाहरण में आंतरिक आग्नेय सेल के अंतर्गत बेथोलिट जो है मिस्र में आसमान ग्रेनाइट बेथोलिट आपको है। लेकोलिथ जो आपको उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत लेकोलिथ का उदाहरण है आंतरिक आग्नेय सेल में। और आंतरिक आग्नेय सेल में सील देखिए न्यूयॉर्क शहर के सामने हडसन नदी के पश्चिमी किनारे पर 300 मीटर मोटी सील। और आपको आंतरिक आग्नेय सेल
में क्या डाइक देखिए, डाइक जो आपको चैनल द्वीप समूह स्पोरिन पीक क्षेत्र विश्व में अपनी डाइक से के लिए प्रसिद्ध है। और आपको आंतरिक आग्नेय श्रेणी में देखिए स्टॉक जो आपको पार्क सिटी उटा के पास, और अल्टा और कैलोटोन पीक स्टॉक से फिर इसके बाद के ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हेलोरिन क्रीक और सरार क्रीक स्टॉक्स है। फिर पायरेनीज ओरिएंटल्स फ्रांस में श्रीक स्टॉक्स। फिर आपको यहाँ पर क्या कि इसके बाद यहाँ पर देखिए लोपोलिथ देखिए आंतरिक आंगने श्रेणी में लोपोलिथ देखिए ओंटारियो का शुद्ध बुरी आग्नेयस कॉम्प्लेक्स, दक्षिण अफ्रीका का द बुशवेल्ड आग्नेयस कॉम्प्लेक्स, जिम्बाब्वे का द ग्रेट डाइक और ग्रीनलैंड का द स्केयर गार्ड कॉम्प्लेक्स, नवादा का द हम्बोल्ट लोपोलिथ। फिर आंतरिक आग्नेय श्रेणी में देखिए क्या कि जियोलिट्स आपको चीन, जापान, जॉर्डन, तुर्की, स्लोवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको है। अब बाय आग्नेय श्रेणी में देखिए, बाय आग्नेय से आपको विस्फोटक चट्टानें देखिए, जिसमें जो आपको वियोमिंग में येलो स्टोन, कैलिफोर्निया में लॉन्ग वैली, न्यू मैक्सिको में क्वार्ट्ज। शांत प्रकार के देखिए बाय आग्नेय से आपको शांत प्रकार देखिए क्या ऑरेगन और वाशिंगटन राज्य में कोलंबिया पठार USA। प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम घाट दिखाई देने वाले भाग मुख्य रूप से आपको खंडारा में बेसाल्टिक लावा के अनेक तलहटी दिखाई देती है मुंबई और पुणे के बीच और महाबलेश्वर पठार के ऊपर। फिर देखो दूसरा देखिए आपको अवसाद देखिए आपको क्या दूसरा देखिए अवसादी पर्दा चट्टान देखिए आप अवसादी पर्दा चट्टान देखिए अवसादी पर्दा चट्टान अवसादी अथवा पर्दा चट्टान देखिए आपको सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी अथवा पर्दा चट्टान देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए यहाँ पर पर्दा चट्टान की उत्पत्ति अवसाद और सेडिमेंट्स के समूहन के फलस्वरूप होती है। पर्दा चट्टान निम्न प्रकार की होती है। पर आपको देखिए जलद चट्टान देखिए जिसको हम बोलते हैं आर्गिलेशियस रॉक्स देखिए आर्गिलेशियस रॉक प्रकार की चट्टान सागर झील तथा जलमार्गों में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट चिकनी मिट्टी सेल तथा चुना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें देखिए चट्टान का प्रकार उदाहरण आपको यहाँ पर चट्टान का प्रकार आपको देखिए क्या कि ऑली लिखिए यहाँ पर क्या ऑगी लेकस जलीय है। आर्गी लिखिए यहाँ पर क्या आर्गी लेकस एक्वायस देखिए यहाँ पर एक्वायस चट्टान पर समुद्री देखिए समुद्री होता है, सरोवरीय होता है और समुद्री होता है, सरोवरीय होता है और आपको नदीकृत होता है। इसमें उदाहरण जो आपको मलेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, ब्राजील, बुल्गारिया इस पूरा नहीं यहाँ पाए जाते हैं। फिर काउड जो आपको होता है काउड में आपको क्या बालू टिब्बा होता है, लोएस जमा होता है, वन टी फेम्स होता है, यार दोंग्स होता है, वात गर्त होते हैं, मरुस्तर होते हैं, फिर आपको बरखान होते हैं, अर्क होते हैं, सिंक होते हैं, बालू पहाड़ी होते हैं। इसमें आपको उत्तर चीन, उत्तर यूरोपियन मैदान, दक्षिण एशियाटिक स्टेपी और उत्तर अमेरिका अर्जेंटीना होते हैं। फिर इस अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। फिर आपको हिमद्वीप जो आपको आते हैं, हिमनदी जो आपका है वो आपको हिमनदी का चट्टान का जो प्रकार आपको पार्श्विक हिमोड है, मध्य हिमोड है, ग्राउंड हिमोड है और टर्मिनल हिमोड आपको है। ये जो आपको होता है अंटार्कटिका महाद्वीप में हिम नदी है, बर्फ बहुत मात्रा में पाई जाती है। ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा भाग होता है, इसका थोड़ा सा पर्वत अलास्का, कनाडियन आर्कटिक, पटागोनिया, न्यूजीलैंड दक्षिण हिमालय पर्वत और आसपास में पाया जाता है। जलज अवसादी चट्टानों को आगे 3 भागों में बांटा गया। प्रायः के समुद्री जलज अवसादी चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से सागर और तटवर्ती क्षेत्रों अवसाद के जमाव के कारण होता है। दूसरा आपको देखिए सरोवरीय जलज अवसादी चट्टानों का निर्माण आपको सरोवर अथवा झीलों के तल पर तलचर के जमने से होता है। तीसरा आपको देखिए यहाँ पर नदीकृत जलज अवसादी चट्टानों हुआ है। नदीकृत जलज अवसादी चट्टानें हुआ है जिनका निर्माण आपको नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में तलछट के जमाव से होता है। इस प्रकार की चट्टानें बाढ़ के मैदानों में विशेष रूप से पाई जाती है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या मेन लावा प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर आपको दिया गया है। पर आपको देखिए वायु निर्मित चट्टान जिसको बोलते हैं एओलियन रॉक्स की बात करते हैं।
मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय होता है। वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती है और वायु का वेग कम होने पर रेत इत्यादि परतों के रूप एकत्रित हो जाता है। कभी कभी वायु द्वारा निर्मित अवसादों में परतें नहीं नहीं भी होती है। लोयस में परत का क्रम ठीक से नहीं पाया था। इनमें जल आसानी से उछल जाता है। लोयस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी चीन में होंगहो नदी के बेसिन में पाया जाता है। देखिए वायुड भूस्वरूप एओलियन लैंडफॉर्म वायु अपरदन और निक्षेपण की दोनों क्रियाओं के माध्यम से अनेक भूस्वरूपों का निर्माण करती है। देखिए फिर आपको बारूद टीमा देखिए सैंड ड्यून्स जिसको बोलते हैं। वायुड प्रक्रिया या बहते जल के द्वारा असंगठित बालू से बनी एक पहाड़ी आपको यहाँ पे देखिए। फिर आपको आगे यहाँ देखिए लोएस लोएस देखिए LOESS लोएस देखिए। साधारणतः आपको पवन द्वारा उड़ाकर लाई हुई सूक्ष्म कणों वाले धूल का निक्षेप लोएस हुआ। वात गर्द देखिए क्या ब्लो आउट देखिए वात गर्द देखिए ब्लो आउट का बलुआ क्षेत्र में एक गर्द जो विशेषतः मरुस्थलों में टिब्बों के मध्य पाया जाता है। बखनी देखिए क्या बखनी को अंग्रेजी बोलते हैं बारचन BARCHN बारकर एक चापाकल टिब्बा होता है। अगर देखिए क्या अगर देखिए मरुस्थल का एक समतल चौड़ा क्षेत्र जो बालू चादरों से ढका रहता है। फिर आपको आगे देखिए आपको क्या सिंक की बात करते हैं। सिंक देखिए सिंक इसे पलाया भी कहा जाता है। सिंक को पलाया भी कहते हैं। गड्ढे जहाँ पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता है। बालू पहाड़ देखिए सैंड हिल देखिए सैंड हिल एक प्रकार का पारिस्थितिकीय समुदाय है। तीसरा देखिए हिमानी निर्मित पदार्थ चट्टान देखिए जिसको हम ग्लेशियर लॉक्स बोलते हैं। हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड कहते हैं। यह हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ चट्टानों को हिमानी निर्मित पदार्थ चट्टान कहते हैं। इनके अतिरिक्त सागर की राहता भूगर्भिक जल पदार्थ चट्टानों का निर्माण करते हैं। आपके चार प्रकार के हिमोड जमाव देखिए 4 टाइप्स ऑफ मोरेन देखिए MORAIN मोरेन डिपोजिट देखिए। आप आपको देखिए पार्श्व हिमोड जब हिमोडिया मलबा ग्लेशियर के दोनों तरफ जमा हो जाता है। दूसरा आपको मध्य हिमोड जब हिमोडिया अवसादी मलबा दो ग्लेशियरों के मध्य जम जाता है। मध्य हिमोड का जब हिमोडिया अवसादी मलबा दो ग्लेशियरों के मध्य जम जाता है। तीसरा आपको स्थलीय हिमोड जब हिमोडिया अवसादी मलबा ग्लेशियर के तरफ जम जाता है। तीसरा चौथा आपको देखिए अंतिम हिमोड देखिए यह ग्लेशियर विखंडित होता है और इसका मलबा इसके अंदर जमा हो जाता है और तब इसका निर्माण होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको है कि अंतिम हिमोड की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए फिर तीसरा आपके यहाँ पर क्या कि तीसरा आपके स्थलीय हिमोड आपके यहाँ पर स्थलीय हिमोड जब हिमोडिया अवसादी मलबा ग्लेशियर के तौर पर जम जाता है। और चौथा आपके यहाँ पर अंतिम हिमोड है कि यह ग्लेशियर विखंडित होता है। अंतिम हिमोड जो होता है यह ग्लेशियर विखंडित होता है और इसका मलबा इसके अंदर जमा हो जाता है तब इसका निर्माण होता है। आगे के पर्दा चट्टानों की मुख्य विशेषताएं देखिए यहाँ पर पर्दा चट्टान अवसादी अथवा पर्दा चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए क्या अवसादी अथवा पर्दा चट्टानों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है जिसमें पहला देखिए अवसादी चट्टानों में अवसादी चट्टानों में परतें होती है। अवसादी चट्टानों की परतें क्षैतिज अथवा तिरछी हो सकती है। तीसरा देखिए आपको अवसादी चट्टानों में जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं। चौथा देखिए अवसादी चट्टानें सामान्यतः सागरों झीलों नदियों तथा सागरीय तटों पर निर्मित होती है। फिर देखिए आपको क्या अवसादी देखिए पांचवा देखिए क्या अवसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं। विभिन्न आकार के अवसादी चट्टानों में विभिन्न आकार के छिद्र होते हैं। अवसादी चट्टानों में पानी सरलतापूर्वक छन जाता है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के कण विभिन्न प्रकार के होते विभिन्न आकार के होते हैं। और जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती है। अब देखिए कायांतित चट्टान या रूपांतरित चट्टान जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। यदि परतदार आग्नेय अथवा कायांतित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने का उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टानों को कायांतित चट्टान कहते हैं। अधिक परतदार आग्नेय अथवा कायांतित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने का उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टानों को कायांतित चट्टान कहते हैं। अब देखिए नीस जिसको GNEISS देखिए नीस बोलते हैं। देखिए नीस या मोटे बड़े कणों वाली कायांतित चट्टानें होती है। इनका पत्तीकरण अच्छी प्रकार विकसित नहीं होता। दूसरा देखिए कुछ संगमरमर की बात करते हैं MARBL मार्बल की बात करते हैं। यदि चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। यहाँ देखिए कहा कि यदि चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। यहाँ एक आपको इमेज आपको दिया गया इसमें देखिए फिगर 2.11 में आपको द ओरिजिन ऑफ कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कॉम्प्लेक्स।
In some cases, such as quartzite, marble, and meta conglomerate not shown in diagram, the nature of original rocks is easily determined. In other cases, such as schist, schist and gneiss, it is difficult and sometimes impossible to determine the type of source rock. And this diagram is a simplified flowchart showing the origin of some of the common metamorphic rocks. देखिए यहाँ पर क्या ओरिजिनल जो रॉक्स होता है और इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मेटामॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पर सेल, देखिए सेल से ही स्लेट हो गया, और फिर आपको स्लेट से ही आपको एस्किट्स हो गया, और एस्किट से नीस हो गए, और फिर देखिए रियोराइट से ही आपको सिस्ट बनते हैं, ग्रेनाइट से आपको सिस्ट बनते हैं, फिर आपको बेसाल्ट से आपको क्या, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनते हैं, और बेसाल्ट से आपको सिस्ट भी बनते हैं। फिर देखो क्या कि आपको लाइमस्टोन से ही मार्बल बनते हैं, और सैंडस्टोन से आपको क्वार्टजाइट बनते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए फाइलाइट की बात यहाँ पर की गई है। देखिए फाइलाइट क्या, फाइलाइट एक क्रांति चट्टान है जो स्लेट की भांति होती है, जो स्लेट की भांति आपको होती है। देखिए सिस्ट, देखो इसको हम सिस्ट बोलते हैं, SCHIST, सिस्ट हो गया। सिस्ट एक बारीक कणों वाली क्रांति चट्टान है, यह आसानी से टूटती है। क्वार्टजाइट देखिए क्या है, क्वार्टजाइट की उत्पत्ति प्राय बालू पत्थर सैंडस्टोन के कांतर के फलस्वरूप होती है। स्लेट यहाँ देखिए क्या, स्लेट एक बहुत बारीक कण वाली क्रांति चट्टान होती है, जिसका रंग काला अथवा श्रेष्ठी होता है। अब ये क्रांति देखिए क्या, क्रांति चट्टानों की, देखिए क्रांति चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए क्रांति चट्टानों में भार तथा तापमान कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। क्रांति चट्टानों में भार तथा तापमान कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। क्रांति चट्टानों में देखिए यहाँ पर क्या कि क्रांति चट्टानों में भार तापमान का इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा देखिए कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती है। तीसरा देखिए क्रांति चट्टानों में से क्रांति चट्टानों को जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। चौथा देखिए कुछ क्रांति चट्टानों में पपड़ियाँ कुछ क्रांति चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती है। पांचवा देखिए बहुत सी क्रांति चट्टानों में पानी नहीं छन पाता, जैसे संगमरमर एवं स्लेट। देखिए छठा को देखिए क्या, बहुत सी क्रांति चट्टानों दानेदार, देखिए बहुत सी क्रांति चट्टानें दानेदार होती है, जैसे जितना फ्रेश पा देखिए। सातवां के बहुत सी क्रांति चट्टानें सनस्त्रांतर बहुत सी क्रांति चट्टानें सनस्त्रांतर बेडिंग प्लान के सहारे चटक जाती है। महाद्वीपीय देखिए आप क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको बोलते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलविद तथा जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार महाद्वीप स्थिर नहीं रहते, महाद्वीप स्थिर नहीं रहते, बल्कि उनमें विस्थापन होता रहता है। वेगनर के अनुसार एक समय पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वेगनर ने पेंजिया कहा। इस पेंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था, जिसका नाम पेंथालसा रखा गया। पेंजिया उत्तरी भाग लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया था। दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका था। अब क्रांति चट्टानों के प्रकार देखिए, क्रांति चट्टानों के जो प्रकार उसको देखिए, क्रांति चट्टानों के जो प्रकार है देखिए, चट्टान का प्रकार उस पर उदाहरण आप देखिए। नीस जो आपको न्यू इंग्लैंड, द पिडमोंट एडिरोन डेक्स में है, द रॉकी, फिर नीस द रॉकी पर्वत में भी ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना यूएस में है, और बेवर्ड सीयर जोन के पूर्व। मार्बल जो आपको देखिए, मार्बल भारत, ग्रीस, स्पेन, तुर्की, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिलाइट जो है वह उत्तर पश्चिमी एशिया का रेडियन मेसा सेडिमेंट्स में आपको है। और देखिए क्रांति यहाँ देखिए चट्टान पर ये आपको क्रांति चट्टान पड़े थे। फिर आपको क्वार्टजाइट जो आपको है उस फ्राइट जो था उत्तर पश्चिम एशियन का अंडर रेडियन मेसा सेडिमेंट्स में आपको है। क्वार्टजाइट जो आपको संयुक्त राज्य पेंसिल्वानिया का भाग, पूर्व दक्षिण डकोटा, मध्य टेक्सास, दक्षिण पश्चिम मिनीसोटा, दक्षिण पश्चिम देखिए मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन में ब्रावो श्रृंखला में डेविड लेक स्टेट पार्क, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, हॉलीहेड पर्वत, स्कॉटिश उच्च भूमि, अनेक पर्वत क्वार्टजाइट से बने हैं। कनाडा ओंटारियो में द ला कोची पर्वत क्वार्टजाइट से बने हैं। मोजाम्बिक उच्चतम पर्वत माउंटेबिंगा 2436 मीटर ऊंचा, और चिमानी मानी पठार के चारों तरफ का बचा क्षेत्र ब्राजील। अब की सिस्ट देखिए क्या, सिस्ट जो आपको ब्राजील, यूएस का भाग और आयरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। स्लेट जो आपको है वो आपको ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन और फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल पाया जाता है स्लेट। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
इसमें जो आपको है देखिए, इसका यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पर है देखिए कि कार्बोनिफेरस देखिए यहाँ पर क्या कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का विस्थापन आरंभ हुआ जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। वेगनर ने क्या देखिए, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में 2 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना प्रस्तुत की। पहली परिक्रमा आपको यदि देखिए, पहली परिक्रमा यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदलते रहे हैं। परंतु ऐसे विस्थापन के समक्ष प्रमाण नहीं मिलते। परंतु ऐसे विस्थापन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। जलवायु कटिबंधों का संबंध सूर्य तथा पृथ्वी की पार्श्विक परिक्रमा से है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी परिकल्पना, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। वेगनर का पूर्ण विश्वास था कि महाद्वीपों को विस्थापन हुआ है। अधिक विस्थापन के पक्ष में प्रमाण देखिए। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किए। वेगनर के अनुसार फिर आपको कि कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का विस्थापन आरंभ हुआ जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में 2 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिक्रमा यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदलते रहे हैं। परंतु ऐसे विस्थापन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते कि जलवायु कटिबंधों का संबंध सूर्य तथा पृथ्वी की पार्श्विक परिक्रमा से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी परिकल्पना को यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। वेगनर का पूर्ण विश्वास था कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। अब विस्थापन के पक्ष में प्रमाण देखिए। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के समर्थन में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए। पहला देखो, वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकता पाई जाती है। इस महासागर के दोनों किनारों को आरी के दांतों की भांति जोड़ा जा सकता है जिसको अंग्रेजी भाषा में जिग 100 फीट कहते हैं। देखिए, दूसरा, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों की संरचना एवं आयु एक ही युग की है। देखिए यहाँ पर क्या अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों देखिए यहाँ पर क्या अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों की संरचना एवं आयु एक ही युग की है। देखिए, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। फिर आपको यहाँ पर देखिए समानता पाई जाती है। फिर चौथा ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिका तथा भारत महानदी बेसिन में पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। फिर देखिए कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला उत्तरी यूरोप, पिचोरा बेसिन तथा साइबेरिया के उन भागों में पाया जाता है। साइबेरिया के उन भागों में पाया जाता है जो बर्फ से ढके रहते हैं और जहाँ प्राकृतिक वनस्पति नहीं उगती। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिक महाद्वीप पर बर्फ के नीचे भी कोयले के भंडार मिले हैं। ब्राजील के पठार कांगो बेसिन, भारतीय प्रायद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में हिम नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियां पाई गई है जो इस बात की तरफ संकेत करती है कि किसी समय यह भाग ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित था जहाँ हिम नदियों और महाद्वीप विस्थापन का उनका स्थान परिवर्तन हुआ है। अब सिद्धांत का मूल्यांकन, तो सिद्धांत में देखिए महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कितने बल की आवश्यकता है, महाद्वीपों का विस्थापन के कितने बल की आवश्यकता है उनकी व्याख्या वेगनर नहीं कर पाए। उनके अनुसार महाद्वीपों को उत्तर की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है तथा पश्चिम की ओर विस्थापन ज्वारभाटा बल के द्वारा। ये दोनों बल महाद्वीपों के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूगोलीय विशेषताएं हर जगह मेल नहीं खाती। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के द्वारा स्थिर था। फिर आपको यहाँ फिगर देखिए, आपको यहाँ फिगर आपको दिया गया फिगर 2.14 में देखिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आफ्टर हैम्बलिन 1995। अब यहाँ पर सागर नितर का आपको सागर नितर का विस्तार आपको यहाँ दिया गया। सागर नितर का विस्तार जिसको बोलते हैं सी फॉर स्प्लिटिंग। देखिए यहाँ पर सागर नितर प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिका के विद्वान हेनरी हेजर हेस ने 1960 में किया था। प्रोफेसर हेस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विद्वान थे। उनके अनुसार पृथ्वी के एस्टेनोस्फीयर से लावा सागरीय कटकों के मध्य भाग में आकर ठंडा होकर भूपटल का भाग बन जाता है। देखिए, लावा से नया भूपटल बनने का पुरानी लावे समय चट्टानें दोनों ओर खिसक जाती है जिसके कारण सागर का विस्तार होता है एवं महाद्वीपों का विस्थापन।
फिर देखिए आपको सागर नेता विस्तार के सिद्धांत ने बहुत से जटिल प्रश्नों को सुलझाने में सहायता की है। कि देखिए इससे पता चला है कि कटकों के मध्य भाग के लावे की चट्टानों की आयु कम क्यों और उनकी मोटाई कम क्यों है और उनकी मोटाई कम क्यों है। इस संकल्पना से वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की पुष्टि हुई और पता चला कि भूकंप तथा ज्वालामुखियों का उद्गार कुछ विशेष प्लेटों में ही क्यों होता है तथा वलनदार पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। देखिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत 1967 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार हमारी पृथ्वी का भूपटल क्रस्ट स्तरीय दृढ़ भूखंडों प्लेट्स का बना हुआ है। वास्तव में स्तरीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन तथा सागर स्तर के विस्तार पर आधारित है। अब तक 7 बजे तक कुछ लघु प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है। ये प्लेटें आपको निम्न प्रकार है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्या ये आपको बड़ी और छोटी प्लेटों का विवरण यहाँ दिया गया, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर प्लेट यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो होगा जो तो देख लिया जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया है, देखिए इन बड़ी और छोटी प्लेटों के छोर एक दूसरे के साथ सटे हुए इन बड़ी और छोटी प्लेटों के छोर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। इन प्लेटों के किनारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इन प्लेटों के किनारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपको रचनात्मक प्लेट सीमा अथवा किनारा देखिए। दूसरा देखिए विनाशी प्लेट सीमा अथवा किनारा देखिए। फिर तीसरा आपको संरक्षित प्लेट सीमा अथवा किनारा देखिए। पर रचनात्मक प्लेट सीमा देखिए, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री देखिए। रचनात्मक छोरों पर नए भूपटल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया आपको सारे कंटकों पर होता है। सारे कटकों पर होती है जहां 2 बड़ी प्लेटें विपरीत दिशा में प्रस्थान करती है। तो पहले आपको संतृत या विध्वंसक प्लेट उपान प्लेट उपान देखिए यहाँ बस, जिसको अंग्रेजी में सबडक्शन बोलते हैं। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह उपांत को संतृप्त या विध्वंस प्लेट उपांत कहते हैं। देखिए सामुद्रिक परत महाद्वीपीय परत की वनस्पति घनी और पतली होती है। देखिए सामुद्रिक परत औसतन 5 किलोमीटर या 3 मील मोटी होती है, जबकि महाद्वीपीय परत 30 से 40 किलोमीटर 15 से 24 मील मोटी होती है। जब समान घनत्व आपको देखिए जब समान घनत्व वाले सामुद्रिक प्लेट आपस में मिलते हैं तो वे विकृत हो जाते हैं और प्लेट एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इससे गहरे समुद्र में आपको सामुद्रिक खाई बनती है और समुद्री स्तर पर अर्धवृत्ताकार ज्वालामुखी द्वीप बनता है। एंडीज पर्वत अभिसरण के प्रभाव से बने पर्वत का एक आदर्श नमूना है। आल्प्स पर्वत का निर्माण तब हुआ जब 65 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था। इसी तरह जब हिंद महासागर प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तब हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखिए क्या इसमें अब सारी रचनात्मक प्लेट उपान देखिए। अब सारी रचनात्मक यहाँ पर आपको फिगर दिया गया 2.16 में। कन्वर्जेंट प्लेट बॉन्डेज आपको है। फिर आपको देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बॉन्डेज आपका है। अब देखिए अवसाद या रचनात्मक प्लेट उपान देखिए यहाँ पर क्या प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे अपसारी या रचनात्मक प्लेट उपान कहा जाता है। प्लेटों के अपसरण से तरल पदार्थ मैग्मा नीचे से ऊपर एक बल लगाता है। इससे सामुद्रिक चोटियों का निर्माण होता है। इससे मध्य सामुद्रिक चोटियों पर ज्वालामुखी पदार्थों की बड़ी मात्रा निकलती है, जो 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अब कि आइसलैंड मध्य अटलांटिक चोटियां समुद्र स्तर पर ऊपर उठती है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक चोटियां समुद्र स्तर पर ऊपर उठती है, जिससे गर्म पानी के झरने और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया देखिए क्या आइसलैंड की अफोजोएल ज्वालामुखी 17 अप्रैल 2010 को अटलांटिक महासागर के अपसारी प्लेट पर फूट पड़ी थी। आपके तीसरा आपको देखिए तटस्थ प्लेट उपान देखिए। प्लेटों जब एक दूसरे के पीछे फिसलती है तब ना तो भूपथ का निर्माण करती है और ना ही उसे ध्वस्त करती है। जब 2 प्लेटें पीछे फिसलती है तो भ्रंश रेखा के साथ घर्षण पैदा होता है, जो उन दोनों को अलग कर देता है। प्लेटें आसानी से आगे नहीं बढ़ती और प्लेटों को विषम हलचल से भूकंप होता है। इस तरह के उदाहरणों में से एक आपको सैन एंड्रीज भ्रंश कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका की फिसलती प्लेटों कारण पैदा होने वाला व्यापक भ्रंश है। यहाँ देखिए अगिन वलय देखिए रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं। देखिए अगिन वलय की संकल्पना 1940 में हुंगो बेनी ऑफ भूकंप वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने प्रशांत महासागर के किनारों पर गहरे भूकंपों का स्थान को आरेखित किया। उनके मापन अगिन वलय प्रशांत महासागर के ज्यादातर भागों में होने वाले भीषण ज्वालामुखी गतिविधियों की एक वृत्त की सटीक व्यापकता को उजागर किया। बेनियोफ के और जापानी भूकंप वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पृथ्वी की सतह पर बड़े भूकंप अचानक नहीं आते, बल्कि उन क्षेत्रों में ये भूकंप घनीभूत होते हैं जहाँ
धरती की परत के समांतर विस्तृत होते हैं। बेनियोफ और अन्य भूकंप वैज्ञानिक धरती पर आने वाले गहरे भूकंप के कर्मिक प्रणाली को लेकर हैरान थे। मध्य अटलांटिक में कार्य करते हुए मौसम समुद्र वैज्ञानिक के द्वारा 1928 में पहली बार आरेखित किया गया। सामुद्रिक पर्वत श्रृंखलाओं के किसी विश्वव्यापी प्रणाली से संबंध इस तरह की बातों को पता चला। अगिन वलय की इस संकल्पना ने समुद्र तल के प्रसार और प्लेट टेक्टोनिक की नई अवधारणा को विकसित करने में बड़ी सहायता की। फिर आपको आगे हम देखिए, देखिए यहाँ पर बैनी ऑफ जोन, देखिए यहाँ पर बैनी ऑफ जोन, देखिए समुद्री पपड़ी में प्लेनरी भूकंपीय क्षेत्र जिसके साथ साथ लिथोस्फेटिक प्लेटों का अपहरण लगातार भूकंपों को जन्म देता है। यह निकटवर्ती द्वीप आक्स या महाद्वीपों की ओर लगभग 45 डिग्री पर नीचे की ओर ढांक वाले समुद्री खाइयों द्वारा चिन्हित है। देखिए समुद्र तल का प्रसार, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, देखिए यहाँ पर समुद्र तल के प्रसार की संकल्पना 1960 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच हैरी हैस द्वारा की गई थी। उसका मानना था कि मध्य अटलांटिक पर्वत श्रृंखला और अन्य नई खोजी गई सामुद्रिक पर्वत श्रृंखला में नया समुद्र तल बन रहा है और इस उत्पत्ति रेखा से आगे इसका विस्तार हो रहा है। देखिए और इसी तरह की शक्तियों द्वारा महाद्वीप को भी आगे की ओर धक्का दिया जा रहा है और यह समुद्र के विस्तार के रूप में सामने आ रहा है। समुद्र तल के प्रसार के इस सिद्धांत ने कई अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने में मदद की। इससे मध्य सामुद्रिक पर्वत परत के नवीनतम स्थिति की समस्या को सुलझा दिया और इस संकल्पना इस बात पर से भी पर्दा उठा दिया कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भागों से पुरानी चट्टानें दूर हो रही थी। इससे इस बात को सुलझाने में भी सहायता मिली कि सामुद्रिक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भागों पर तलछट अपेक्षाकृत पतली क्यों है। आखिरकार समुद्र तल के प्रसार की संकल्पना ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को साबित कर दिया जिसे वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था और इससे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विकास में सहायता मिली। अब देखिए महाद्वीपीय भू आकृतियां, देखिए कंटिनेंटल रीफ, देखिए यहाँ पर क्या वो सभी महाद्वीपों को सिल्ड पर्वत पठार मैदान ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इन भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर कंटिनेंटल रीफ है। देखिए कंटिनेंटल रीफ के अंतर्गत आपको कंटिनेंटल सिल्ट आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, प्लेटो आते हैं, प्लेन आते हैं, एलिवेशन आते हैं, लैंडफॉर्म्स आते हैं, रीफ आते हैं, बेसिन आते हैं और वोल्केनो आते हैं। आपके आगे यहाँ पे देखिए एक इमेज, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको इमेज आपको यहाँ पर दिया गया। इसमें देखिए महाद्वीपीय शील्ड, देखिए महाद्वीपीय शील्ड जिसको हम कंटिनेंटल शील्ड बोलते हैं, महाद्वीपीय शील्ड या कंटिनेंटल शील्ड। देखिए महाद्वीपों के शील्ड पूर्व कैम्ब्रियन युग प्री कैम्ब्रियन से पहले की बनी हुई है, अर्थात 57 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। इनमें से कनाडा की शील्ड सबसे पुरानी मानी जाती है जिसकी आयु 3 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है। आज के धातु के समतल पाई जाती है। उनका निर्माण अशांत परिघटनाओं की एक श्रृंखला से हुआ था और ये परिघटनाएं थी आपको प्लेटो गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। इन चट्टानों में छोटी छोटी टेक्टोनिक गतिविधियां होती रही और इन महाद्वीपों के अस्थायी केंद्रों से ठोसीकृत पिघले हुए तरल चट्टानों के निम्नोन्मुख खंड सपाट रूप में आज भी मिलते हैं। विश्व की मुख्य महाद्वीपीय शील्डों को फिगर 2.22 में दिखाया गया। फिर पर्वत यहाँ देखिए क्या पर्वत माउंटेन, देखिए यहाँ पर क्या माउंटेन पर्वत या माउंटेन से आप देखिए जो आपको कहा गया। देखिए महाद्वीपीय शील्ड के किनारों पर सामान्यतः वलनदार पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत एक श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं और कहीं एक अकेले शिखर के रूप में। हिमालय पर्वत विश्व की एक महत्वपूर्ण वलनदार पर्वत माला है जिसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 848 मीटर है। पर्वतों का आकार आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वलनदार पर्वत ज्वालामुखी पर्वत होता है। तीसरा देखिए फॉल्ट, देखिए फॉल्ट ब्लॉक पर्वत होता है। फिर चौथा आपको यहाँ पर गुंबद का प्लॉट होता है। देखिए पठार की बात करें, पठारों को ऊपरी तरह समतल होता है उसके किनारों का पठारों को ऊपरी तरह समतल हो जाता है उसके किनारों का ढाल तीव्र होता है। चीन में स्थित तिब्बत का पठार विश्व के बड़े पठारों में से एक है। मैदान या प्लेन, देखिए ऐसे विस्तृत भूभाग जिनका ढाल बहुत मंद होता है मैदान कहते हैं। उनका उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान था, मिसिसिपी मिसो के मैदान बड़े मैदानों में एक है। ऊंचाई एलिवेशन देखिए यहाँ पर सागर स्तर, देखिए सागर स्तर से किसी स्थान की ऊंचाई को देखिए सागर स्तर से किसी स्थान की ऊंचाई को कहते हैं। सागर स्तर से किसी स्थान की ऊंचाई को कहते हैं। अब देखिए रीफ क्या, देखिए किसी स्थान में सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को भू आकृति अथवा रीफ कहते हैं। किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को भू आकृति अथवा रीफ कहते हैं। बेसिन क्या, देखिए
बेसिन ऐसे निचले भाग जिसके चारों ओर देखिए जिसके चारों ओर ऊंचाई होता है, उन ऊंचाइयों से पानी का बहाव बेसिन की ओर होता है। ऐसे निचले भाग जिसके चारों ओर ऊंचाई होता है, उन ऊंचाइयों से पानी का बहाव बेसिन की ओर होता है। बेसिन की ओर होता है। देखिए बेसिन की ओर आपको यहाँ पर बेसिन की ओर होता है। देखिए अब क्या बेसिन की ओर आपको होता होता है, उसे बेसिन कहता है। ज्वालामुखी देखिए जिसको हम वोल्केनो बोलते हैं, ज्वालामुखी या वोल्केनो आपके यहाँ देखिए। देखिए ज्वालामुखी किसी नलिका, देखिए ज्वालामुखी किसी नलिका या वाहक नलिका के छोर पर स्थित एक भू आकृति होती है जो परत के नीचे से ऊपर उठती है तथा छेद से होते हुए पृथ्वी की सतह तक आती है। मैग्मा ऊपर उठता है तथा बहुत नीचे किसी मैग्मा खाने में जमा होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सामने आता है। जो आता है देखिए जो पर्वत को निर्माण करने वाला असंयत या विस्फोटक होता है। किसी ज्वालामुखी का एक आदर्श अनुप्रस्थ काट फिगर 2.24 में दिया गया। जो मैग्मा वास्तव में ज्वालामुखी से निकलता है उसे लावा तरल चट्टान के रूप में जाना जाता है। लावा गैस और निकलने वाले चट्टान के टुकड़े, चट्टानों के चुनित टुकड़े ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान खतरनाक रूप से बाहर आने वाले पदार्थ सतह की नलिका से गुजरते हैं और ज्वालामुखी भू आकृति का निर्माण करते हैं। देखिए क्षार शंकु, यानी कि क्या क्या क्षार शंकु, यानी कि क्षार शंकु असल में किसी शंकु आकार वाली पहाड़ी होती है जिसकी ऊंचाई सामान्य रूप से 450 मीटर से 1500 फीट होती है और जिसका छोटा मुहाना उस राख से बना होता है जो विस्फोट के समय धीरे धीरे जमा होती जाती है। क्षार शंकु देखिए क्षार शंकु निकलने वाले छोटे छोटे चट्टान के टुकड़ों से बने होते हैं। अन्य विशिष्ट भू आकृतियां कोलेड्रा केटर से बना स्पेनिश शब्द कहलाती है। देखिए जो व्यापक बेसिन आकार वाला होता है तो यह तब बनता है जब ज्वालामुखी विस्फोट या मैग्मा अन्य कमी के बाद किसी ज्वालामुखी पर्वत के शीर्ष पर जमा होने वाले पदार्थ आंतरिक रूप से बिखर जाते हैं और कोलोड्रा बनाते हुए संभव है कि वह पानी से भर जाता है और ऐसे में क्रेटल झील का निर्माण होता है। अब ये संयुक्त ज्वालामुखी जो बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी की उत्पत्ति लावा, राख इत्यादि के परत दर परत उद्गार के कारण होती है। अब के ज्वालामुखी उद्गारों के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ वोल्केनो टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पर क्या हवाई प्रकार देखिए, हवाई प्रकार उद्गार देखिए, हवाई प्रकार उद्गार या हवाईयन इरप्शन देखिए। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में बहुत तरल लावा निकलता है जो धातु पर तेजी से फैलकर ठंडा होता है। इस प्रकार के उद्गार में इस प्रकार उद्गार में काई धमाका नहीं होता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो के यहाँ पर फिगर दिया गया, टाइप्स ऑफ वोल्केनो के यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है। तो अब देखिए फिशर वोल्केनो होता है, फिर आपको देखिए सील्ड वोल्केनो होता है, डोम वोल्केनो होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या एस सिंडर वोल्केनो होता है, कंपोजिट वोल्केनो होता है और आपको यहाँ पर क्या कि कैल्डेरा वोल्केनो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया फिगर में क्या टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन का भी यहाँ पर दिया गया, टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन भी आपके यहाँ पर दिए गए। फिर उसके बाद क्या आपको क्या दूसरा देखिए आपको क्या स्ट्राम्बोलियन उद्गार देखिए, स्ट्राम्बोलियन इरप्शन यहाँ पर देखिए। इस प्रकार उद्गार में लावा हवाई उद्गार की तुलना में गाढ़ा होता है। गाढ़े लावे का इसमें प्राय धमाकेदार उद्गार होता है। देखिए सिसिली द्वीप पर स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब तीसरा देखिए क्या वोल्केनियन उद्गार देखिए, वोल्केनियन इरप्शन देखिए। वोल्केनियन प्रकार के उद्गार में लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता है जो धातु पर पहुंचते कठोर होकर जम जाता है। यदि लावा ज्वालामुखी के रास्ते में जम जाए तो विस्फोटक उद्गार होता है जिसके साथ भारी मात्रा में राख झावे चट्टान आदि निकलते हैं। फिर आपको चौथा देखिए पिलियन उद्गार देखिए, PELEN पिलियन इरप्शन देखिए क्या इसके उद्गार में भी लावा बहुत गाढ़ा होता है। पिलियन उद्गार की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें धुएं के साथ आग की लपटें भी उठती हुई नजर आती है जिसको न्यू ऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी को उनके उद्गार की अवधि के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या जागृत ज्वालामुखी देखिए, एक्टिव वोल्केनो देखिए। जिन ज्वालामुखियों से लावा गैस राख तथा अन्य पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। देखिए वर्तमान समय में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 600 है। इट्रियम एटना, सिसिली में आपको स्ट्राम्बोली, आइसलैंड एक एलुसियन द्वीप समूह के ज्वालामुखी इस वर्ग में आपको सम्मिलित है। फिर देखिए प्रसुप्त अथवा सोए हुए ज्वालामुखी देखिए, डोरमेंट वोल्केनो देखिए। यहाँ पर बहुत से ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे ज्वालामुखियों को सोए हुए ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी इसका एक उदाहरण है। इस ज्वालामुखी में 79 में उद्गार हुआ था।
फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि उसके पश्चात 1631, 1803, 1872, 1906, 1927, 1928, 1929 में उद्गार हुए। तंजानिया का किलिमंजारो भी ऐसा ही ज्वालामुखी है। हालांकि शांत ज्वालामुखी जो बोलते हैं एक्सटिंक्ट जो बहुत में बोलते हैं, जिन ज्वालामुखी उद्गार पूर्ण रूप से शांत हो जाता है उनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ईरान के कोर सुलेमान एवं दमे बंद इस वर्ग में सम्मिलित है। अब कि विश्व ज्वालामुखी वितरण देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इन द वर्ल्ड, यहाँ आप देखिए इसमें जो आपको कहा गया, इसमें जो आपको आपके यहाँ पर क्या कि उसके आपके यहाँ पर क्या कि विश्व में ज्वालामुखी उत्तर वितरण देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इन द वर्ल्ड, भूपटल की प्लेटों किनारे तथा ज्वालामुखी वितरण में घनिष्ठ संबंध है। अधिकतर ज्वालामुखी प्लेटों किनारों पर पाए जाते हैं। अधिकतर ज्वालामुखी प्लेटों किनारों पर पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी निम्नलिखित प्लेटों में पाए जाते हैं। अपराध देखिए सक्रिय ज्वालामुखी देखिए जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा, गैस, राख, छाव आदि निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस समय विश्व में लगभग 600 सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनमें से ज्यादातर प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या देखिए विनाशी प्लेटों किनारे देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर तथा ज्वाला वृत्त रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी फैले हुए हैं। जापान, फिलीपींस एवं अमेरिका के प्रशांत महासागर तटों के ज्वालामुखी इसी पेटी में आते हैं। महासागरीय कटकों के देखिए महासागरीय कटकों की पेड़ी देखिए विश्व के सभी महासागरों में कटक पाए जाते हैं। ये कटक प्रदक्षिणात्मक किनारे कहलाते हैं। इन कटकों पर विश्व के बहुत ऐसे ज्वालामुखी फैले हुए हैं। अब कि पृथ्वी के भूपटल के गर्म बिंदु देखिए हॉट स्पॉट देखिए पृथ्वी के भूपटल गर्म बिंदु देखिए हॉट स्पॉट देखिए यहाँ पर क्या हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी इसी वर्ग में आते हैं। इसी कालचक्र के आधार पर ज्वालामुखी को तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहले आपको सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आपको सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा आपको मृत ज्वालामुखी। तो आपको पता है कि क्या सुषुप्त ज्वालामुखी देखिए यहाँ पर जो ज्वालामुखी हालांकि मृत तो नहीं है, लेकिन और लंबे समय तक उसमें किसी तक विस्फोट भी नहीं हुआ है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या कि जिसमें क्या देखिए आपको जिसमें पहली बार 79 ईसा पूर्व में विस्फोट हुआ था। इसके बाद यह लगभग 1550 साल तक शांत है और एकाएक यह 1631 में फूट पड़े। फिर इसके बाद क्रमशः 1803 में, 1872, 1906 में, फिर 1927, 1928, 1929 में विस्फोट हुआ। तंजानिया किलिमंजारो ज्वालामुखी भी सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब यहाँ देखिए दूसरा जो यहाँ पर कहा गया सुषुप्त ज्वालामुखी, दूसरा आपको देखिए मृत ज्वालामुखी देखिए आप क्या ऐसे ज्वालामुखी जो कभी अतीत से जो कभी अतीत में तो सक्रिय थे, लेकिन जो लंबे ऐतिहासिक समतान से एकदम शांत है। इसके कैरेक्टर में पानी भरा हुआ और अब झील में बदल चुका है। आर्थर की सीट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी एकांकागुआ एंडीज अल्बुर्ज ईरान में सुलेमान तथा दीमावंद मृत ज्वालामुखी कुछ उदाहरणों में से एक है। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया इसमें कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है ज्वालामुखी का प्रकार। आपको यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी का प्रकार है। फिर देखिए ज्वालामुखी फिगर आपको ये जो आपको तालिका 2.5 है, इसमें ज्वालामुखी प्रकार आपको यहाँ देखिए। फिर आपको कवच ज्वालामुखी, फिर देखिए विवरण आपको देखिए विवरण देखिए क्या आकार के अनुसार आपको फिर इसको थोड़ा सा आप कवच देखिए आपको आकार में कवच ज्वालामुखी का कोमल आँख या शील्ड कई बार के लावा प्रवाह से बने उत्तरी ढलानों के साथ कम आकार। आपके समृग या स्ट्रेटो ज्वालामुखी देखिए शंकु आकार की खड़ी भुजाएं लावा प्रवाह और देखिए और पायरोक्लास्टिक के जमा होने से वैकल्पिक परतों से निर्मित है। और ज्वालामुखी गुंबद देखिए ज्वालामुखी से चिपचिपा लावा निकलने की वजह से एक मोटा गोलाकार टीला के आकार का फैलाव। फिर देखिए राख शंकु क्या होता है, छोटे शंकु के आकार की पहाड़ी जो आमतौर पर 450 मीटर 1500 फीट से कम की होती है, जो एक छोटे से बांधने वाले शीर्ष से बनती और जो माध्यम रूप से विस्फोटक के दौरान जमा होती है। टेफ्रा और एस्कोरिया से बना है। अब कायडा एक बड़े बेसिन के आकार का अवसाद है। यह तब बनता है जब ज्वालामुखी पर्वत शिखर पर मैग्मा के विस्फोट या अन्य किसी नुकसान के बाद अंदर की ओर ढह जाती है, जिससे एक क्रेडा बनता है जो वर्षा जल से भरा हो सकता है, जैसे कि आपको गड्ढा या झील। ये देखिए ये कालेड्रास कई मील तक फैले हो सकते हैं। अब फिशन कोल देखिए यहाँ पर यह एक फिशन कोल एक रेखिक ज्वालामुखी वेंट है, जिसके माध्यम से लावा का क्षरण होता है। देखिए वेंट अक्सर कुछ मीटर चौड़ा होता है और कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। फिशर वेंट से बड़े बाढ़ बेसर का कारण बन सकते हैं, जो पहले लावा चरणों में और बाद में लावा ट्यूबों में चलते हैं। कुछ समय के बाद विस्फोट शंकु का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर क्या मैग्मा की सिलिका देखिए आपको मैग्मा की सिलिका सामग्री का निचला होता है। इसमें देखिए कवच ज्वालामुखी आपको निचला होता है।
फिर देखिए आपको क्या मैग्मा की सिलिका सामग्री की, इसमें आपको कवच ज्वालामुखी निचला होता है। फिर आपको समग्र समग्र ज्वालामुखी में समग्र स्टोटो ज्वालामुखी क्या होता है, आपको ये मध्यम होता है। ज्वालामुखी क्या ज्वालामुखी प्रकार में उच्च होता है। फिर निचला आपको क्या राख शंकु में निचला होता है। आपका काला ड्राम आपको क्या कुछ नहीं, आपको फिशन कोण में क्या निचला होता है। फिर आपको श्यानता देखिए, इसका श्यानता इसकी गैस सामग्री, इसका रोग प्रकार गठन क्या विस्फोट प्रकार, फिर उदाहरण आपको दिया गया, इसमें थोड़ी इसकी इंपोर्टेंस नहीं है। फिर आपको पेज नंबर जो आपके यहाँ ज्वालामुखियों का समाज पर प्रभाव है उसको हम देखें, उसको हम अगले वीडियो में देख लें।